20वीं सदी में मिस एमिली ग्रीडसन के अंतिम संस्कार के दिन कहानी शुरू होती है, जो कभी भव्य रहा अब जर्जर हो चुके ग्रीडसन परिवार के घर में आयोजित किया गया था। कई शहरवासी उपस्थित थे, न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बल्कि जिज्ञासावश भी, क्योंकि 10 वर्षों में किसी ने भी ग्रीडसन के घर के अंदर का दृश्य नहीं देखा था। हालांकि कथा तुरंत पास्ट में चली जाती है और एक घटना का वर्णन करती है जिसमें जेफरसन मिसिसिपी के तत्कालीन मेयर कर्नल सार्टोरिस ने 1894 में मिस एमिली को करों का भुगतान करने से छूट दे दी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह 40 वर्ष की होने के बावजूद गरीब और अविवाहित थीं। सार्टोरिस द्वारा मिस एमिली को यह माफी दिए जाने के लगभग 20 साल बाद जेफरसन में आधुनिक विचारों और शासन के प्रति अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण वाले पुरुषों की एक नई पीढ़ी ने सत्ता संभाली थी। इस पीढ़ी ने मिस एमिली के साथ सार्टोरिस द्वारा किए गए समझौते को असंतोषजनक पाया, लेकिन उनके लगातार आग्रह के बावजूद वे तेजी से एकांतप्रिय होती जा रही महिला से कर वसूलने के अपने कई प्रयासों में विफल रहे। इसके बाद कथाकार मिस एमिली की इस छोटी सी जीत करों से उनका लगातार बचाव की तुलना उस जीत से करता है जो उन्होंने 30 साल पहले, जब वो 30 वर्ष की थीं, हासिल की थी। पड़ोसियों ने जेफरसन के तत्कालीन मेयर जज स्टीवंस से शिकायत की कि मिस एमिली के घर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन स्टीवंस ने मिस एमिली को इस बारे में बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे वो अपमानित होंगी। इसके बजाय 4 लोगों को गुप्त रूप से गंध की जांच करने और मिस एमिली की संपत्ति पर गंध निष्क्रिय करने वाला एजेंट चूना फैलाने के लिए भेजा गया। इसके बाद गंध चली गई। कथा एक अंतिम बार अतीत में जाती है। दुर्गंध का पता चलने से 2 साल पहले मिस एमिली के पिता का निधन हो गया, जिससे वह कंगाल हो गईं। हालांकि मिस एमिली ने इनकार कर दिया कि वो मर चुके हैं और अगर शहर के अधिकारियों ने हस्तक्षेप न किया होता तो वो उनके शव को अपने पास ही रखती। अपने पिता की मृत्यु के उसी वर्ष एक उत्तरी निवासी होमर बैरॉन के नेतृत्व में एक निर्माण कंपनी फुटपाथ बनाने के लिए शहर में आई। वो और मिस एमिली प्रेमी बन गए, इस घोटाले के बावजूद कि एक दक्षिणी कुलीन महिला का एक उत्तरी मजदूर के साथ प्रेम संबंध था। हालांकि शहरवासी तब और भी अधिक स्तब्ध थे जब उन्हें पता चला कि होमर अपने ही शब्दों में विवाह करने वाला आदमी नहीं था। नतीजतन बैप्टिस्ट मंत्री की पत्नी ने मिस एमिली की 2 अभिमानी महिला चचेरी बहनों को लिखा, जो विधिवत रूप से जेफरसन में मिस एमिली के साथ रहने और उनके आचरण की निगरानी करने के लिए आईं। जल्द ही होमर ने मिस एमिली को छोड़ दिया। उसने जहर आर्सेनिक खरीदा। आत्महत्या करने के लिए शहरवासियों ने मान लिया। फिर भी उसकी चचेरी बहनें 1 सप्ताह के भीतर चली गईं और होमर उनके जाने के 3 दिन बाद उसके पास लौट आया, जिससे शहरवासियों को संदेह हुआ कि केवल अभिमानी चचेरी बहन ने ही होमर को दूर भगाया था। जिस दिन वह लौटा, होमर को शाम के समय मिस एमिली के घर में प्रवेश करते देखा गया, लेकिन होमर बैरॉन को फिर कभी नहीं देखा गया और शहरवासियों ने मान लिया कि उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया था। कथा फिर आगे बढ़ती है, वापस मिस एमिली के अंतिम संस्कार तक। कथाकार याद करता है कि मिस एमिली के दफनाने के बाद शहरवासियों ने उसके घर में एक बंद कमरे को खोज निकाला और अंततः जबरन प्रवेश किया, जहां उन्होंने होमर बैरॉन के शव को एक बिस्तर पर लेटा हुआ और उसके सिर के पास एक तकिए पर मिस एमिली के बालों का एक स्ट्रैंड पाया। विलियम फॉल्कनर की कहानी में ए रोज फॉर एमिली शीर्षक प्रतीकात्मक है, शाब्दिक नहीं। यह एमिली के प्रति सहानुभूति या सम्मान का संकेत देता है, जिसे एक दुखद व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है।